हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भाषा शिक्षण के बारे में जानकारी कर रहे हैं। भाषा शिक्षण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में अभी तक हम पढ़े थे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बताया गया था। तो आज उसके आगे हम आपको बताएंगे हिंदी की विविध बोलियां। हिंदी भाषा जो है हमारे देश में प्रमुख रूप से बोली जाती है, तो उसकी विविध बोलियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन करने के बाद आप लोग को इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मैं पहले भी बताया हूं कि सीटेट हो, बीटेट हो, यूपीटेट हो, किसी भी स्टेट का, हरियाणा, राजस्थान, उस स्टेट के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें भाषा से क्वेश्चन रहता है। तो भाषा पे हमारी पकड़, भाषा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हमारी पकड़ रहेगा तो रिजल्ट आने में बहुत ही प्रभावी होगा। ये हिंदी की विविध बोलियां, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि व्यक्तियों के द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा में एक व्यक्ति की अपनी बोलचाल की भाषा अपने आसपास के अन्य व्यक्तियों की बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग होती है। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से क्या पता चलता है कि व्यक्तियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले भाषा में एक व्यक्ति की अपनी बोलचाल की भाषा अपने आसपास के अन्य व्यक्तियों की बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग होती है। आपस में संप्रेषण की आवश्यकता इस भिन्नता को कम से कम रखने के लिए बाध्य करती है, लेकिन एक दूसरे से बहुत कुछ दूर रहने वाले समूहों में आपसी संप्रेषण के अवसर उनके रहने की दूरी के साथ कम होते जाते हैं और उसी अनुपात में भिन्नताओं की कम करने की बाध्यता भी कम होती जाती है। कालांतर में इसके प्रभाव से भिन्न भिन्न बोलियों का जन्म होता है। भाषा क्या है, बोलियां क्या है? हम अपने आसपास जो भाषा बोलते हैं वो हमारी बोली हुई। हम किसी क्षेत्र में निवास करते हैं तो वहां के क्षेत्र विशेष में हम अपनी भाषा बोलते हैं। क्षेत्र विशेष के बाहर जाने पे वही बोली रहेगी, लेकिन उसमें बहुत सारा बोलने का तरीका डिफरेंसेस हो जाता है। 20-50 किलोमीटर के एरिया के बाद जैसे ही हम दूसरे एरिया में जाते हैं तो हमारी बोली से कुछ न कुछ जरूर भिन्नता आता है। मान ले रहे हैं हम भोजपुरी ही बोल रहे हैं, लेकिन भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत एक बड़ा हिस्सा में बोली जाती है, लेकिन सब जगहों पर अलग अलग उसकी बोलियों में परिवर्तन हो जाता है। यदि
इनमें अपना साहित्य लिखा जाना लगे तो इन्हें उपभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने लगता है। सामाजिक के अलावा राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं प्रशासनिक कारणों से इनमें से कोई एक बोली या उपभाषा मानक भाषा के रूप में स्वीकार कर ली जाती है और तब वह पूरे क्षेत्र पर अध्यारोपित हो जाती है। आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी भी खड़ी बोली से निकलकर आज करीब पूरे उत्तर व मध्य भारत के क्षेत्रों में फैली है। इसका विस्तार इन प्रदेशों में है। हिंदी भी खड़ी बोली से निकल करके पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में फैली हुई है। इनका विस्तार हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पूर्वांचल। पूर्वांचल जो है वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, अलग से कोई राज्य नहीं है। बाकी सब अलग अलग राज्य है। इतने विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस भाषा की 5 उपभाषा व 20 बोलियां हैं। इस क्षेत्र पर पहले संस्कृत, फिर विभिन्न प्राकृत और बाद में अपभ्रंश के विविध रूप फैले हुए थे। इस पूरे क्षेत्र को इन 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी में क्या आता है? खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज, कनौजी और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी में इतनी सारी बोलियां आती हैं। खड़ी बोली हरियाणवी जो हरियाणा में बोली जाती है वो हिंदी रहेगा, लेकिन हिंदी का थोड़ा अलग रूप रहेगा, अपभ्रंश रूप रहेगा। दक्षिणी ब्रज, मथुरा के साइड में बोले जाने वाले को ब्रज भाषा कहा जाता है। कन्नौज साइड में कनौजी और बुंदेलखंड के एरिया में बुंदेली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में क्या है? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। अवधी है, छत्तीसगढ़ी है और बघेली भाषा है। ये बोली है। बिहारी में क्या है? भोजपुरी, मैथिली और मगही। बिहार के एक बहुत बड़े हिस्सा में भोजपुरी बोली जाती है। मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वहां पर मैथिली बोली जाती है और पटना, गया के आसपास के क्षेत्र में मगही या मागधी भाषा बोली जाती है। राजस्थान में मेवाती है, जयपुरी है, मारवाड़ी है, मालवी है और निमाड़ी है। और पहाड़ी में जो उत्तराखंड और हिमाचल में है, कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। पूर्वी पहाड़ी में कुल्लुई बोली जाती है और मध्य पहाड़ी में कुमाऊनी बोली जाती है। हिंदी की इन बोलियों का विकास अपभ्रंशों से हुआ है। मागधी से बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी तथा अपभ्रंश पर सौरसेनी के प्रभाव से पूर्वी और मध्य पहाड़ी का विकास माना जाता है। अब इन बोलियों का संक्षेप में हम चर्चा करेंगे। एक भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों में
आपस में ध्वनियों तथा वाक्य विन्यास तथा कुछ हद तक शब्द भंडार में भी भिन्नता होती है, जिसके कारण एक बोली बोलने वाले को दूसरी बोली क्षेत्र में संप्रेषण में कुछ कठिनाई होती है। जो बोली क्षेत्र की आपसी दूरी के साथ बढ़ती जाती है, और ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि एक बोली बोलने वाले, यहाँ पे क्या है, बोली क्या है, एक भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियों में आपस में ध्वनियों तथा वाक्य विन्यास तथा कुछ हद तक शब्द भंडार में भिन्नता होती है, बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण एक बोली बोलने वाले को दूसरे बोली क्षेत्र में संप्रेषण में कुछ कठिनाइयां आ जाती हैं, क्योंकि वे अपने एरिया के बोली जहां पे वे निवास करते हैं उस बोली को वो समझते हैं। और जैसे बोली क्षेत्र की आपसी दूरी बढ़ती जाती है तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक बोली बोलने वाले को इस दूसरी बोली क्षेत्र के लोगों की भाषा बिल्कुल समझ में न आए, किंतु मानक भाषा में संप्रेषण की इतनी अधिक कठिनाई नहीं होती, इसे समझने वाले सभी क्षेत्रों में मिल जाते हैं। जो हमारी मानक बोली होती है, मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, अगर हमें अपनी बोली में, खड़ी बोली में जो हम बोलते हैं परेशानी होती है तो वहां पे हमें मानक भाषा का उपयोग करना होता है, क्योंकि बोली में बहुत सारे शब्दों का अर्थ जो हम जानते हैं उससे भिन्न हो सकता है। जहां दो बोलियां मिलती हैं वहां एक रेखा खींचकर यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरफ एक बोली बोली जाती है तथा दूसरी तरफ दूसरी बोली। किसी क्षेत्र विशेष में ऐसा भी जगह होता है कि जहां पर एक जगह हमें दूसरी भाषा बोली जाती है, बोली, और दूसरे क्षेत्र में दूसरी खड़ी बोली है, तो वहां पर हम कोई लकीर खींचकर नहीं कह सकते हैं कि इनके बोलियों में अंतर है। बोलियों के मिलने के स्थान पर परिस्थितियों के अनुसार 20, 25 और 30 किलोमीटर तक का क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें कुछ विशेषताएं एक बोली की होती है, कुछ दूसरी बोली की। वास्तव में यह दोनों बोलियों का एक मिला जुला रूप होता है। उसके 20, 25 और 30 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें कुछ विशेषताएं एक बोली की होती है तथा यह दोनों बोलियों का मिला जुला रूप होता है। अब आ रहा है खड़ी बोली क्या है। खड़ी बोली मेरठ के आसपास, उत्तर प्रदेश में मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, अंबाला तथा जगाधरी आते हैं। इसमें खड़ी बोली बोली जाती है। इसके दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में ब्रज, उत्तर में पश्चिमी पहाड़ी, उत्तर पश्चिम में पंजाबी तथा पश्चिम में हरियाणवी के क्षेत्र पड़ते हैं। आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी का विकास इसी से जाना जाता है। आज की हिंदी एक अत्यधिक सशक्त भाषा है तथा इनमें सभी साहित्यिक विधाओं के अतिरिक्त ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रशासकीय क्षेत्र की सामग्री का प्रचुर मात्रा में सृजन हो रहा है। खड़ी बोली से ही आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी का विकास माना जाता है। यही बोली हिंदी भाषा के रूप में परिवर्तित हुई। आज की हिंदी जो हम बोलते हैं वो खड़ी बोली का ही
और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में जो ब्रज, पहाड़ी, उत्तर पश्चिम में पंजाबी तथा पश्चिम के हरियाणवी क्षेत्र पड़ते हैं। हरियाणवी बोली क्या है? यह हरियाणा राज्य की बोली है। इसका विस्तार दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक और हिसार के क्षेत्र में है। हरियाणवी बोली है, यह कहां बोली जाती है? हरियाणा राज्य के दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक और हिसार। कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक और हिसार जो है हरियाणा के हिस्सा है, जबकि दिल्ली तक इसका विस्तार है, क्योंकि दिल्ली जो है वह 3 क्षेत्रों से हरियाणा से घिरा हुआ है। अब है दक्षिणी। इसके उत्तर पूर्व में खड़ी बोली, उत्तर में पंजाबी, दक्षिण पश्चिम में राजस्थानी और दक्षिण में ब्रज के क्षेत्र पड़ते हैं। हरियाणवी बोली के पूर्व में खड़ी बोली होता है, क्योंकि मेरठ का क्षेत्र है, मुरादाबाद का। उत्तर में पंजाबी हो जाता है, जो पंजाब भाषा के जानने वाले हैं। दक्षिण पश्चिमी में राजस्थान एरिया आ जाता है, राजस्थानी, और दक्षिण में ब्रज के क्षेत्र पड़ते हैं। अब दक्षिणी बोली है, इसका कोई निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में उत्तर पूर्वी पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जो लोग ऐतिहासिक कारणों से गुजरात, महाराष्ट्र तथा हैदराबाद के इलाके में गए और फिर वहीं बस गए, उनकी संतानें आज भी जिस प्रकार की हिंदी बोलती है उसे दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी हिंदी क्या है कि इसका कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में उत्तर पूर्वी और दिल्ली आसपास के जो लोग महाराष्ट्र, गुजरात और हैदराबाद की तरफ गए, उनकी संतानें आज भी जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है उसे दक्षिणी बोली कहा जाता है। ब्रज की भाषा है जो बोली, यह मथुरा के आसपास के एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है। इसका विस्तार दक्षिण में आगरा, भरतपुर, धौलपुर तथा जयपुर के पूर्वी और ग्वालियर के पश्चिमी भाग तक है। तो उत्तर में अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, मैनपुरी, बदायूं और बरेली तक है। ब्रज की बोली कहां तक बोली जाती है? मथुरा के आसपास पे, दक्षिण में आगरा तक, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर के पूर्वी हिस्सा तक, ग्वालियर के पश्चिमी भाग तक, और उत्तर में अलीगढ़, एटा, बुलंदशहर, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली तक ये बोली है। इसके उत्तर में खड़ी बोली और कुमाऊनी, पूर्व में कनौजी, दक्षिण जब हम जाएंगे तो बुंदेली, और पश्चिम में राजस्थानी के क्षेत्र हैं। हिंदी में सबसे अधिक व समृद्ध साहित्य ब्रज में ही उपलब्ध है, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है। भक्ति काल के अलावा रीति काल में भी ब्रज का ही बोलबाला रहा है। हिंदी में सबसे अधिक व समृद्ध साहित्य जो है वह ब्रज में ही उपलब्ध है, जो कृष्ण की मीरा, रसखान, ये सब जो कवि हुए उनमें ब्रज की भाषा के ही ज्यादा प्रभाव है। कनौजी जो है यह कनौज के आसपास के इलाके में बोली जाती है। इसके क्षेत्र में इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर के अलावा कानपुर, हरदोई व पीलीभीत के जिले आते हैं। कनौजी कहां कहां बोली जाती है? इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर के अलावा कानपुर, हरदोई और पीलीभीत में। इसके उत्तर में कुमाऊनी, दक्षिण में बुंदेली, पश्चिम में ब्रज तथा पूर्व में अवधि के क्षेत्र आते हैं।
बुंदेली बोली हमारे देश के किन हिस्सों में बोली जाती है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, उरई, हमीरपुर, बांदा, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा तथा सिवनी के अतिरिक्त भोपाल के कुछ भाग आते हैं। बुंदेली बोली का भी बहुत बड़ा विस्तार है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के आधा हिस्सा तक, जिसमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर से लेकर के भोपाल के भी भाग आते हैं। इसके उत्तर में वज्र और कनौजी, पूर्व में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, पश्चिम में मालवी और निमाड़ी, तथा दक्षिण में जब हम जाते हैं तो महाराष्ट्र के क्षेत्र आ जाते हैं। बैतूल, छिंदवाड़ा से दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो महाराष्ट्र का एरिया आ जाता है। अवधी भाषा है, अवधी बोली, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, गोंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, फतेहपुर, जौनपुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर तक है। इसके अलावा बिहार के मुसलमान भी अवधी बोलते हैं। अवधी का विस्तार है अयोध्या के आसपास के क्षेत्र, जिनमें लखीमपुर खीरी, गोंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर के क्षेत्र हैं। इसके उत्तर में नेपाली, पूर्व में भोजपुरी, दक्षिण में बघेली और पश्चिम में कनौजी बोली जाती है। ब्रज के समान अवधी का भी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। इसका साहित्य राम भक्ति पर आधारित रहा है तथा इसमें काफी मात्रा में वीर रस प्रधान रचनाएं भी लिखी गई हैं। अवधी भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी अवधी भाषा में ही किए हैं। इसमें साहित्य की राम भक्ति पर आधारित जो रचनाएं हमें मिली हैं वो अवधी भाषा में लिखी गई है। बघेली, यह बघेलखंड क्षेत्र की बोली है। इसका विस्तार रीवा, सतना, शहडोल, सीधी के अतिरिक्त जबलपुर जिले की कटनी तहसील तथा बांदा जिले के कुछ भाग तक है। बघेली बोली का विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में रीवा, सतना, शहडोल, सीधी जो एरिया है, इसके अलावा जबलपुर का कटनी तथा बांदा जिला के कुछ भाग में बघेली बोली जाती है। इसके उत्तर में अवधी, पूर्व में भोजपुरी, पश्चिम में बुंदेली तथा दक्षिण में छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र हैं। अब रहा छत्तीसगढ़ी, यह छत्तीसगढ़ की बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली जो है ऐसा ही प्रतीत होता है, छत्तीसगढ़ राज्य से इसका संबंध है। इसका विस्तार सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बस्तर तक है। इसके उत्तर में भोजपुरी व बघेली, पूर्व में मगही और उड़िया, पश्चिम में मराठी और दक्षिण में तेलुगु के क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था और अभी तेलंगाना का हिस्सा हो गया जहां पर तेलुगु बोला जाता है। पश्चिम में इसका महाराष्ट्र हो गया तो मराठी बोली जाती है। पूर्व में बिहार और उड़ीसा हो गया, बिहार या झारखंड का कहेंगे
झारखंड का बहुत बड़ा हिस्सा। तो वहां पर उड़िया और मगही बोली जाती है। और इसके उत्तर में भोजपुरी और बघेली का हिस्सा आता है। अब रहा भोजपुरी बोली। यह उत्तर में नेपाल से दक्षिण में छोटा नागपुर तक एक लंबी पट्टी में बोले जाने वाली बोली है। यह उत्तर में नेपाल तक बोली जाती है और दक्षिण में छोटा नागपुर का पहाड़, छोटा नागपुर का पठार, आप लोग सोशल साइंस में पढ़े होंगे कि उसका विस्तार किस क्षेत्रों तक है। उसका हिस्सा अभी झारखंड में, छोटा नागपुर जो है अभी झारखंड में हो गया है, पहले बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो एक बहुत बड़ी लंबी पट्टी में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बनारस, फैजाबाद के पूर्वी भाग, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, शाहाबाद, चंपारण तथा रांची तक है। इसके उत्तर में नेपाल हो जाता है। चंपारण का जो एरिया है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार के जिले हैं, जहां पर भोजपुरी भाषा का भोजपुरी बोली जाती है। उसके पश्चिमी चंपारण के उत्तर में नेपाल हो जाता है, तो वहां पर नेपाली भाषा बोली जाती है। इसके पश्चिम में जो आप पढ़े कि मिर्जापुर, बनारस, फैजाबाद तक, जौनपुर तक भोजपुरी बोली जाती है, तो इसके पश्चिम में अवधी हो जाती है तथा बघेली, पूर्व में मैथिली। इसके ठीक पूर्व में जाएंगे तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, उस साइड में मैथिली भाषा बोली जाती है। समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है। और दक्षिण में छत्तीसगढ़ ही और उड़िया के क्षेत्र आते हैं। मैथिली क्या है? यह भाषा किस क्षेत्र में फैली हुई है? बिहार के उत्तर पूर्वी भाग की बोली है। बिहार में जो उत्तर और पूर्वी भाग के जिले हैं, उन जिलों में मैथिली बोली जाती है। इसका विस्तार दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर तक है। इसके पश्चिम में भोजपुरी, उत्तर में नेपाली, पूर्व में बांग्ला तथा दक्षिण में मगही के क्षेत्र आते हैं। हजारीबाग के साथ साथ मुंगेर तथा भागलपुर के कुछ क्षेत्र तक है जो मैथिली बोली जाती है। मेवाती, मेवाती यह उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली है। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर तथा गुड़गांव के कुछ भागों तक है। मेवाती भाषा जो है, इसका राजस्थान की यह बोली है। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव के कुछ भागों तक। इसके उत्तर में हरियाणवी, पूर्व और दक्षिण में ब्रज तथा पश्चिम में मारवाड़ी के क्षेत्र हैं। अब है जयपुरी। यह पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है। इसका विस्तार जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी में बोली जाने वाली भाषा का नाम है। यह राजस्थानी की एक उपबोली है। जयपुरी जो है राजस्थानी बोली की उपबोली है। इसके उत्तर में मेवाती, पूर्व में ब्रिज और बुंदेली, दक्षिण में मालवी और उत्तर पश्चिम में मारवाड़ी के क्षेत्र आते हैं। मारवाड़ी यह मारवाड़ क्षेत्र की बोली है जो राजस्थान के एक बड़े भूभाग पर बोली जाती है। इसका विस्तार जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़ तथा सिरोही तक है। मारवाड़ी बोली राजस्थान के एक बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। जोधपुर, जैसलमेर बहुत बड़े बड़े जिले हैं राजस्थान के। बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़ और सिरोही। इसके उत्तर पश्चिम में लहेंदा, उत्तर पूर्व में पंजाबी, पश्चिम में सिंधी, दक्षिण में गुजराती व मालवी के क्षेत्र है। और मालवी है, यह मालवा की बोली है।
इसका विस्तार देवास, इंदौर, उज्जैन के अतिरिक्त भोपाल व होशंगाबाद के पश्चिमी भाग तथा रतलाम और मंदसौर तक है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के देवास, इंदौर, उज्जैन के साइड में आता है। उधर रतलाम और मंदसौर, धार है, खंडवा है, उधर के क्षेत्र में ये मालवी। इसके पूर्व में बुंदेली, दक्षिण में निमाड़ी व मराठी, दक्षिण पश्चिम में गुजराती और उत्तर पश्चिम भाग तथा रतलाम और मंदसौर तक है। निमाड़ी, यह निमाड़ी बोली इसका विस्तार खंडवा और खरगोन क्षेत्र में है। इसके पूर्व में बुंदेली, दक्षिण और पश्चिम में मराठी और उत्तर में मालवी के क्षेत्र है। पहाड़ी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, कुल्लुई, गढ़वाली और कुमायूनी। इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश, पूर्वांचल व उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बोली जाती है। कुल्लुई हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग कुल्लू व मनाली के क्षेत्र में, गढ़वाली, टेहरी, चमोली तथा उत्तरकाशी में और कुमायूनी रानीखेत, अल्मोड़ा व नैनीताल के क्षेत्र में बोली जाती है। कुल्लुई हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में, कुल्लू व मनाली के क्षेत्र में, उत्तराखंड के टेहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी में, कुमाऊनी, रानीखेत, अल्मोड़ा व नैनीताल के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। अब ये तो रहा बोली, अपने देश में बोली जाने वाली भाषा के अंतर्गत, हिंदी भाषा के अंतर्गत बोलियां। अब भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो हैं, इनको 5 खंडों में विभाजित किया गया है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, रसात्मक एवं समीक्षात्मक, सृजनात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। ज्ञानात्मक सबसे पहला है, यह है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। इसके पहले हम हिंदी भाषा की खड़ी बोलियों के बारे में और विभिन्न बोलियों के बारे में पढ़ रहे थे। ज्ञानात्मक में क्या है? ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान करना। ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना, साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान कराना, मुहावरे, लोकोक्तियों और कहावतों का ज्ञान कराना। भाषा का हम जो दैनंदिन उपयोग करते हैं, उसमें आने वाले मौखिक एवं लिखित रूपों का ज्ञान कराना। हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना। स्वाध्याय के महत्व से अवगत कराना तथा उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना। हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना और स्वाध्याय के सब महत्व से अवगत कराना तथा उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना। कौशलात्मक, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, शुद्ध व स्पष्ट वाचन करना, बोलकर भावों की उचित अभिव्यक्ति करना, गद्य तथा पद्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लिखकर भावों की उचित अभिव्यक्ति करना, मातृभाषा और मानक भाषा के बीच भेद करना और उनका यथास्थान उपयोग करना। कौशलात्मक मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य को 5 घंटों में बांटा गया है। 5 खंड का अलग अलग विवेचना यहाँ पे किया गया है। ज्ञानात्मक, कौशलात्मक। कौशलात्मक में सुनकर अर्थ ग्रहण करना, शुद्ध व स्पष्ट वाचन जो हम करते हैं वो है।
बोलकर भावों की उचित अभिव्यक्ति करना, गद्य तथा पद्य पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लिखकर भावों की उचित अभिव्यक्ति करना, मातृभाषा और मानक भाषा के बीच भेद करना, रसात्मक एवं समीक्षात्मक, साहित्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विधाओं का रसास्वादन करना, साहित्यिक कृतियों की आलोचनात्मक व्याख्या, विश्लेषण और सराहना करना, तर्क आधारित वैचारिकता एवं चिंतन प्रक्रिया के उपयोग की प्रवृत्ति विकसित करना। इसकी हेडिंग से ही हमें पता चल रहा है कि रसात्मक एवं समीक्षात्मक, हम उसकी समीक्षा कर सकते हैं, आलोचनात्मक व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, सराहना कर सकते हैं। अब है सृजनात्मक, भावानुकूल भाषा का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना, सृजनात्मक के अंतर्गत आता है। विभिन्न समस्याओं एवं स्थितियों में उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना, उपयुक्त भाषा शैली का आवश्यकता अनुसार उपयोग करना। जो भाषा शैली हम उपयोग कर रहे हैं, हमारी जीवन के अनुकूल विपरीत परिस्थितियों में, समस्याओं में उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना है। हमें हर्ष के समय कैसे भाषा उपयोग करना है, दुख के समय कैसे भाषा का उपयोग करना है, विभिन्न परिस्थितियां जो आती हैं उसका अनुसार अपने भाषा शैली का। अब है अभिवृत्त्यात्मक, भाषा और साहित्य में रुचि लेना। अभिवृत्त्यात्मक के अंतर्गत क्या आता है? भाषा और साहित्य में रुचि लेना, सद्वृत्तियों का विकास करना, संवेगों का परिमार्जन एवं समुचित विकास करना, शिष्टाचार की भाषा का यथा समय उपयोग करना। ये जो आता है अभिवृत्त्यात्मक के अंतर्गत आता है। ये भाषा के उद्देश्यों को 5 खंडों में हम बांटे हुए हैं। 5 खंडों में बांटने के बाद ये अलग अलग जो निष्कर्ष निकलता है। धन्यवाद।